नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो आगामी सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छोटी से लेकर बड़ी बातें, वो सभी बातें इस वीडियो में मेंशन मैं करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है आज की वीडियो का, वो आपकी स्क्रीन पर उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का यह 30वां सदस्य जो है बना है। कौन से नंबर का सदस्य बना है? तो 30वां सदस्य बना है। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का है? 30वां है। और क्या है उसका नाम? क्या है? उत्तरी मैसेडोनिया। याद रखिएगा, क्या नाम है? उत्तरी मैसेडोनिया। पहला प्रश्न तो यही बनेगा, नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है? सिंपल, उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, या उत्तरी मैसेडोनिया नाटो के किस क्रम का सदस्य है? तो 30वां सदस्य है। ये आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए। साथ ही साथ अब हम इसके अंदर की बातों को देखते हैं। अगर स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न बने, कूट वाले प्रश्न बने, तो भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करें, कहीं पे भी देखें, ये कूट टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसको ध्यान में रख करके ऐसे प्रश्नों को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग टॉपिक अगला। इसमें इसी में मतलब उत्तरी मैसेडोनिया का जो नाटो का जो तीसरा सदस्य बना है, उसी संबंधित किन और बातों को ध्यान में रखना है? तो अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लोग? अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देश, 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों ने वाशिंगटन संधि या उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे नाटो संगठन का क्या हुआ? गठन हुआ। नाटो का गठन हुआ, अर्थात नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनके आपके सामने आया। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं लिखा है, आप ध्यान से इसको भी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। तो पहली बात हमने क्या बताया कि उत्तरी जो मैसेडोनिया है वो नाटो का तीसरा सदस्य बना है, 30वां, 30। ठीक है, 30वां सदस्य बना, याद रखेंगे। और अगर स्टेटमेंट टाइप के अभी देखिए, आप समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ वहां पे भी स्टेटमेंट टाइप के खूब प्रश्न मिले। आप पिछले वर्ष का अगर पेपर देखे जो है यूपीपीसीएस का, तो उसमें स्टेटमेंट टाइप के खूब प्रश्न आए। तो ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। उसी में बेसिक भी पूछता है, इसलिए हमने बताया कि नाटो का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1949 में हुआ। अमेरिका, कनाडा और 10 जो है पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे उनको मिला करके बनाया गया। अगली बात, नाटो एक अंतर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऐसे मिलेगा आपको, नाटो एक अंतर सरकारी संगठन। एक्चुअली क्या है, जो स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न होते हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां आपको दे दिया जाएगा और आपको बहुत बारीकी से समझना होगा, बहुत बारीकी से ढूंढना होगा। इसलिए बहुत ही सजग रहे, पॉइंट को एकदम दिमाग में रखे। 2 बार 3 बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो नाटो एक अंतर सरकारी संगठन है। नाटो क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। ध्यान दीजिएगा, अब तक 7 बार नाटो का विस्तार हुआ है। मतलब जब नाटो बना हुआ था तब तो इसमें 12 सदस्य थे भाई, 10 पश्चिमी देश थे और एक अमेरिका हो गया और एक कनाडा। पहले तो 12 थे, अब वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में 30 हो गया है। इसका मतलब इसका विस्तार हुआ है। तो कितनी बार विस्तार हुआ है? 7 बार विस्तार हुआ है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। कितनी बार विस्तार हुआ है? तो 7 बार नाटो का विस्तार हुआ है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये जो उत्तरी मैसेडोनिया है, यूरोपीय संघ का भी सदस्य नहीं बन सका हुआ है, प्रयासरत है लेकिन बना नहीं है। ये बात रखिएगा। ये पॉइंट हो सकता है दे दिया जाए कि उत्तरी मैसेडोनिया यूरोपीय संघ का सदस्य है, बस यही हो जाएगी गड़बड़ी, क्योंकि उत्तरी मैसेडोनिया यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो समझ में आ गया, उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना है। नाटो की स्थापना कब हुआ? तो नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका और कनाडा ने किया। अमेरिका और कनाडा ने किया जो है मिलकर के इसकी स्थापना किया। कब किया? 1949 में किया। कुल कितने सदस्य थे उस स्थापना समय? तो 12 थे, अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय देश थे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहां से छूटने के चांस अब आपके नहीं है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे।
मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अगला जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी हुई है। जब ये इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट पर अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ से प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2019 में न्यू हैम्पशायर, कौन सा जगह का नाम याद रखिएगा, न्यू हैम्पशायर 21वां, और ये नंबर याद रखिएगा, 21वां अमेरिकी राज्य बना जिसने सभी अपराधों हेतु, जितने भी अपराध होते हैं, किसी भी अपराध की बात कर लिया जाए, सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त किया है। अमेरिका के कौन से नंबर का देश है? 21वां देश है। अमेरिका किस नंबर का देश है? ये अमेरिका का 21वां देश है जिसने मृत्युदंड को क्या किया है? समाप्त किया है। मृत्युदंड को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। न्यू हैम्पशायर, क्या नाम है अमेरिका किस राज्य का? न्यू हैम्पशायर। क्लियर हो गया। अब इसकी और रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद रखना, न्यू हैम्पशायर वाला। दूसरी बात इसमें जो ध्यान देनी है वो 2019 में सर्वाधिक 251 प्लस मृत्युदंड ईरान में क्रियान्वित किया गया। ध्यान दीजिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ईरान में सर्वाधिक मृत्युदंड दिया गया। 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड 251 मृत्युदंड दिया गया। कहां, किस देश द्वारा? तो उस देश का नाम है ईरान। कौन सा देश है वो? ईरान है। लेकिन यहां पर एक बात आप दिमाग में रखिएगा, अगर प्रश्न में दे देता है क्या? चीन। अगर प्रश्न में चीन दिया है तो चीन ही उत्तर सही होगा, क्योंकि चीन में ऐसा माना जाता है, आयोग ने भी इसका उत्तर माना है कि हजारों लोग कम से कम मृत्युदंड दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। कहां पे? चीन द्वारा, अर्थात चीन में सर्वाधिक मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन जो चीन की गवर्नमेंट है वो इसको कभी प्रकाशित नहीं करती, इसको बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए इसका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं। मतलब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आता है मृत्युदंड पर, इसमें चीन के देश के आंकड़े शामिल नहीं होते हैं। एक तो ये बात हो गई। अगर इस एमनेस्टी की रिपोर्ट के कौन, अगर चीन रहेगा ऑप्शन में तो आप चीन लगाएंगे, अगर चीन नहीं तो ईरान, तो आपका क्लियर है। इस रिपोर्ट में ही बताया गया है ईरान को 251 प्लस जो है दिया गया है, इसमें मृत्युदंड दिया गया। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मृत्युदंड दे दिया जा चुका, उसकी बात हो रही थी। सजा सुनाने की अगर बात किया जाए, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में मृत्युदंड की सर्वाधिक सजा किस देश ने सुनाई है? तो पाकिस्तान है, 632 प्लस। ध्यान दीजिएगा, मृत्युदंड देना अलग बात है, मृत्युदंड की सजा सुनाना अलग बात है। तो पाकिस्तान ने 632 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाया है। सजा सुनाना का काम कितना किया है? सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान ने किया है। मृत्युदंड सबसे ज्यादा दिया कहाँ गया है? तो वो ईरान में दिया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अगर चीन रहेगा तो मैंने कहा चीन आपको आंसर करना होगा, आयोग ने चीन को उत्तर माना था। दूसरे नंबर पे सजा सुनाने के मामले में कौन सा देश है? तो वो है भैया ईरान। और तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश 202, और भारत चौथे नंबर पे है 102 प्लस। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है, वो यह है कि 2016 से लेकर के 2019 तक, 2016 से लेकर के 2019 तक भारत में किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया। स्टेटमेंट में प्रश्न, क्योंकि ये जो एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, कई ढंग से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्रियान्वयन नहीं किया गया है, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई गई। सजा तो सुनाई गई पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया, अर्थात मृत्युदंड नहीं दिया गया। हाँ, अभी निर्भया कांड में 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसका डेट भी आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। वो डेट था 20 मार्च 2020 को। कब सजा सुनाई गई थी? कब सजा दी गई? सुनाई तो पहले गई, सजा कब दी गई? 4 दोषियों को फांसी पर कब चढ़ा दिया गया? तो याद रखिएगा 20 मार्च 2020 को। ये डेट पूछ सकता है। कुछ डेट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर याद रखें तो
यूपीपीएससी द्वारा, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी का डेट पूछा हुआ था, याद रखिए। तो ऐसे कुछ डेट होते जो इंपॉर्टेंट होते जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये 2020 में दिया गया, लेकिन 16 से 19 के बीच में कोई भी सजा नहीं सुनाई गई। सऊदी अरब ने एक किसी समय एक और आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या आंकड़ा है कि सऊदी अरब ने 18 वर्ष से कम आयु के जो अपराधी हैं उनको मृत्युदंड, पहले क्या था सऊदी अरब में मृत्युदंड दिया जाता था, अब मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको 10 वर्ष के कारावास, 10 वर्ष का क्या कारावास की बात कही गई, जेल की बात कही गई, अर्थात उनको मृत्युदंड पे प्रतिबंध लगाया गया। सऊदी अरब की सरकार ने, वहां के जो है व्यवस्था ने इसको स्वीकार किया, अर्थात अगर कोई 18 वर्ष से कम होगा तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि 10 वर्ष का क्या दिया जाएगा, कारावास का प्रावधान है, 10 वर्ष का प्रावधान किया गया, अर्थात कारावास। तो यहां नहीं लिखा गया, आप लिख लीजिएगा जेल या कारावास। अगला इंपॉर्टेंट सिप्री का रिपोर्ट है। सिप्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हमने देखा, सिप्री को भी समझेंगे, आज खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब, ठीक है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है अकॉर्डिंग टू सिप्री, SIPRI, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो सिप्री है इसका रिपोर्ट कहां से जारी होता है, तो आंसर है स्वीडन में। कहां से, स्टॉकहोम, याद रखिएगा, राजधानी वगैरह याद करते रहा करिए, देखते रहा करती है, क्यों, क्योंकि अभी देखिए जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, वहां पे भी प्रश्न एक आया था मिलान करने के लिए, तो ऐसे राजधानी वाला, तो कुछ जो चर्चा में रहते हैं उसको आप ध्यान दे सकते हो, मिलान करने के लिए आपसे यूपीपीसीएस खास करके पूछ लेता है, यूपीएससी तो नहीं पूछता, लेकिन यूपीपीसीएस जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको पूछ लेता है। तो सबसे पहली बात कि यह रिपोर्ट कहां से जारी किया गया, तो स्टॉकहोम स्वीडन से होता है। क्लियर हो गया। अगली बात मैं बता दूं, सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, भारत तो दूसरा है, भारत दूसरा है, तो पहले नंबर का कौन सा है, तो पहले नंबर पे सऊदी अरब। सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है, तो सऊदी अरब जो है सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है। पूरे जितने भी हथियार आयात किए जाते हैं विश्व का, उसका 12% अकेले आयात करता है कौन, सऊदी अरब। अब भारत किस नंबर पे है, भारत भी ज्यादा दूर नहीं है, दूसरे नंबर पे है। 9.2% विश्व में जितने भी खरीदे जाते हैं हथियार, उसमें 12% सऊदी अरब खरीदता है और 9.2% कौन खरीदता है, तो भारत खरीदता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं बात। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया उत्तरी मैसेडोनिया के बारे में, कि उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ, किसने किसने किया, सब बातें बताई। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एक रिपोर्ट बताई मृत्युदंड पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट था उसको मैंने बताया और समझाया कि ईरान में, उस रिपोर्ट के अनुसार ईरान में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड दिया जाता है 251 प्लस, लेकिन अगर चीन विकल्प में होगा तो चीन उत्तर करेंगे। ये सब बातें बताते हुए भारत में 102 पे जो है निर्णय दिया गया। सबसे ज़्यादा जो है सजा सुनाने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा मृत्युदंड का जो क्रियान्वयन किया गया वो है ईरान। क्लियर, ये सब चर्चा हुआ। आप सिप्री की बात हो रही है तो सिप्री रिपोर्ट जारी करती है स्टॉकहोम स्वीडन से, और सबसे बड़ा आयातक है सऊदी अरब, पूरे आयात का लगभग 12%। दूसरे नंबर पे भारत है 9.2%। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए सब बातों को क्रम से समझिएगा। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, ये तो आयातक है सबसे ज्यादा सऊदी अरब, दूसरे नंबर पे कौन है, भारत, लेकिन एक्सपोर्टर कौन है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका। और आज ही नहीं, कई सालों से अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है। अब ध्यान यह देना है कि भारत जो इंपोर्ट करता था
भारत जो इंपोर्ट करता था उसमें 32% की लगभग कमी आई है। कितना परसेंट कमी आई है? 32% की कमी आई है। यह बहुत ही पॉजिटिव जो है थोड़ा साइन है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि हथियारों को बहुत ज़्यादा आयात करना। ठीक है, तो 32% की लगभग कमी आई है। जबकि इतना तनाव है तो ऐसे प्रश्न में कूट बना के आपके सामने प्रश्न आएगा। मैं आपके सामने रखता हूं सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर देश है वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे तो हमने बता ही दिया अमेरिका, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे है फ्रांस जहां से हमने राफेल खरीदा, नंबर 4 है जर्मनी और नंबर 5 है चीन। ध्यान दीजिएगा कि चीन 5वें नंबर पे है निर्यातक के मामले में, और सबसे बड़े आयातक की बात किया जाए तो नंबर 1 पे सऊदी अरब था, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे मिस्र, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 पे वही कौन? चीन, हमारा पड़ोसी दुष्ट दुश्मन। ठीक है, तो 5वां देश हमारा जो है कौन है? वो कौन है? वो चीन है। तो चीन जो है 5 सबसे बड़े निर्यातक में भी शामिल है और सबसे बड़ा 5वां आयातक भी है। ये आयातक भी 5वां है और निर्यातक भी क्या है? 5वां है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, 100% आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, अब भारत कहां से खरीदता? भाई भारत सेकेंड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है, तो भारत सबसे ज्यादा कहां से खरीदता है? भारत सबसे ज्यादा, यहां गड़बड़ होने के चांस है आप लोगों से, तो भारत सबसे ज्यादा खरीदता है 56% रूस का, जितना इंपोर्ट करता है उसका 56% कहां से खरीदता है? तो रूस से खरीदता है। और नंबर 2 पे है इजराइल, उसके बाद किससे खरीदता है? 14% लगभग खरीदता है इजराइल से। और फ्रांस से खरीदता है भारत लगभग 12%, 12% खरीदता है। ध्यान दीजिएगा कि जो ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब सबसे ज्यादा किससे खरीदता है? तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा खरीदता है अमेरिका से। सऊदी अरब सबसे ज्यादा किससे खरीदता है? अमेरिका से खरीदता है। भारत सबसे ज्यादा कहां से खरीदता है? तो भारत सबसे ज्यादा खरीदता है रूस से। अगर पूछा जाए पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे खरीदेगा? सॉरी, तो चीन से सबसे ज्यादा खरीदता है, लगभग 73% अपने इंपोर्ट का, टोटल इंपोर्ट का 73% किससे खरीदता है? चीन से खरीदता है। और चीन भी किससे सबसे ज्यादा खरीदता है? चीन सबसे ज्यादा खरीदता है रूस से। भारत किससे खरीदता है सबसे ज्यादा? रूस से। चीन भी रूस से सबसे ज्यादा खरीदता है। क्लियर हो गई बात? ये सब बातें भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो भारत सबसे ज्यादा कहां से आयात करता है? तो रूस से, फिर इजराइल से, फिर फ्रांस से। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान जो है हथियार खरीद में 11वां स्थान रखता है। भारत कौन रखता है? सेकंड रखता है। नंबर 1 सऊदी अरब रखता है और 11वां स्थान कौन रखता है? पाकिस्तान। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान दीजिएगा, आगे और भी बात है कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने अपने संपूर्ण निर्यात का 25% सबसे ज्यादा सऊदी अरब को निर्यात करता है। सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? 25% सऊदी अरब को निर्यात करता है। और बड़े मजे की बात यह है, रूस भी अपने कुल एक्सपोर्ट का 25% सब सर्वाधिक किसको करता है? भारत को करता है। तो भारत को सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन है? वो रसिया है, रूस है जो 25% करता है। सऊदी अरब को जो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है कंट्री है इंपोर्टर है, वो उसको कौन एक्सपोर्ट करता है? तो अमेरिका करता है। वो भी कितना परसेंट? 25%। तो कुल मिला के 25% अपने एक्सपोर्ट का देता है सऊदी अरब को अमेरिका। उसी प्रकार भारत को जो है रूस देता है अपने कुल एक्सपोर्ट का 25%। तो क्लियर हो गई होगी बात? बातें आप सबको समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अभी जून 2020 में हुआ है। कहाँ हुआ है? वियतनाम की जो है वियतनाम की राजधानी हनोई में। यही आया था अभी समीक्षा अधिकारी मिलान करने के लिए। तो हनोई, वियतनाम हनोई में जो है इसका हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग। इसका थीम पूछा जाता है, थीम क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये एक बात और इसमें समझना है कि ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। मतलब
डायरेक्ट नहीं हुआ था, सारे कंट्री के लोग इकट्ठा नहीं हुए थे क्योंकि कोरोना महामारी के कारण। ठीक है, तो पहले ये होने वाला था दानांग में। कहाँ हुआ था? दानांग में होने वाला था, वियतनाम के दानांग में होने वाला था, लेकिन बाद में इसे हनोई ट्रांसफर कर दिया गया। पहले कहाँ होने वाला था? तो वियतनाम के दानांग, याद रखिएगा, हो सकता है इसको पूछ रहे आपसे कि पहले कहाँ आयोजित किया जाने वाला था। तो दानांग, वियतनाम के दानांग में होने वाला था, बाद में कहाँ हुआ? हनोई में हुआ। अगला, ये जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई? बेसिक अगर प्रश्न उठाता है तो 1967 में हुआ है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1967, 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुआ है। कहाँ पर स्थापना किया गया? थाईलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितनी बातें हमने यहाँ बताई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। क्लियर हो गई बात? कहीं से भी प्रश्न आए अब आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। मालदीव और श्रीलंका को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक और खसरे से क्या किया है? मुक्त घोषित किया है। किससे मुक्त घोषित किया है? चेचक और खतरे से मुक्त घोषित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको ये जो लक्ष्य था 2023 तक, उसको 2019-20 में ही इन्होंने क्या कर लिया? पूरा कर लिया, अर्थात कि समय से पहले इसको पूरा कर लिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मालदीव और श्रीलंका को लक्ष्य जो था खत्म करने का चेचक और खसरा को, वो 2023 था और समय से पहले इसे क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, समाप्त कर लिया, समाप्त कर लिया। ये बात ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से देश? ये मालदीव था, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया गया है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया गया है किसको? तो मालदीव और श्रीलंका को। कोई देश तब जो है उस किसी रोग से मुक्त घोषित किया जाता है जब वहां पर 3 वर्ष लगातार कोई भी केस ना आए। अगर कोई नया केस नहीं आता है 3 वर्ष तक, ऐसी दशा में उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित किया जाता है। ये सामान्य जानकारी आप याद रख सकते हैं। अगला याद रखना है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। यहां से भी प्रश्न खूब आता है। जो स्टूडेंट यूपीएससी वाले होंगे वो ज्यादा ध्यान देंगे। यूपीएससी अगर पेपर उठा के देखेंगे तो खूब आता है यहाँ पे। और यूपी पीसीएस में भी आजकल पर्यावरण को पूछा जाने लगा है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, इसे पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा, किसके द्वारा? ग्रीन पीस द्वारा 25 फरवरी 2020 को जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 कौन जारी करता है? तो इसे पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा जारी किया गया। कब किया गया? तो 25 फरवरी 2020 को जारी किया गया। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संस्था अगर आपके दिमाग में रहे तो बात अच्छी है, क्योंकि संस्था आपके दिमाग में होना चाहिए। पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का तो कई बार मुख्यालय पूछा गया है। ग्रीन पीस का कई बार मुख्यालय पूछा गया है, इसलिए ग्रीन पीस का मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। ठीक है, चलिए भारत को, अब इसका रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत को प्रदूषित हवा के मामले में 4 देशों से बेहतर, केवल 4 देशों से बेहतर, लिखिए ज्यादा सही है, केवल 4 देशों से बेहतर आकी गई है। अर्थात भारत शीर्ष 5 प्रदूषित देशों में शामिल है। अर्थात भारत की स्थिति क्या है? यहाँ पर खराब है। ये बात आप याद रखिएगा। भारत किस नंबर पे है? 5वें नंबर पर है भारत
सिर्फ 4 देश से हमारी स्थिति बेहतर है, बाकी हमारी स्थिति क्या है, खराब है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला जो देश है एयर पॉल्यूशन का वो है बांग्लादेश, नंबर 2 पे है पाकिस्तान, नंबर 3 पे है मंगोलिया, नंबर 4 पे है अफगानिस्तान और 5वें नंबर पे कौन है, तो 5वें नंबर पर है भारत। ये याद रखिएगा भारत का किस क्रम पे है, तो 5वां है। नंबर 1 पे कौन है, तो बांग्लादेश है, नंबर 2 पे कौन है, मंगोलिया है, नंबर 4 पे कौन है, अफगानिस्तान, और भारत किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। भारत में जो प्रदूषण का स्तर है, जो मानक बनाया गया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो उससे 500% अधिक है। ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट अधिक है, 500% अधिक है। इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है, तो कोहरा जैसी स्थिति छा जाती है और कोहरा छटने का नाम नहीं लेता। वास्तव में कोहरा नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, धुंध होता है और छटने का नाम नहीं लेता है। और देखिए कि जो 30 टॉप के पूरे वर्ल्ड के 30 जो सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी थे, उसमें 21 शहर भारत और पाकिस्तान के ही शामिल हैं। और अगला जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो ये कि खास करके यूपी में के जो पेपर होने वाले उसके लिए किस रिपोर्ट में गाजियाबाद को, इस रिपोर्ट में गाजियाबाद को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है, तो वो है गाजियाबाद। और सबसे प्रदूषित राजधानी किसको बताई गई है, तो वो है आपकी दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, वो गाजियाबाद है। क्लियर है, सबसे प्रदूषित जो कैपिटल जो राजधानी है वो कौन सी है, दिल्ली है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, यूपी का गाजियाबाद, यूपी का गाजियाबाद है। अब कंसेप्चुअल प्रश्न पूछता है, तो कभी पूछता है कि जो वायु प्रदूषण है इसका मेन कारण क्या है, तो रेंगता हुआ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है ये इसका एक कारण है, जिसके कारण से खास करके हमारे यहाँ जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका मेन कारण है वो है ट्रैफिक। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जो कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है इसके कारण एयर पोल्यूशन खूब बढ़ता है। अगर तीसरे की बात किया जाए तो कारखाने से निकलता हुआ धुआं। ये प्रमुख रूप से 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में भी ये बात साफ स्पष्ट रूप से बताई गई है। रिपोर्ट आपकी कौन सी है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, जिसे फेब 2020 में इसे जारी किया गया। कौन जारी करता है, पॉल्यूशन ट्रैकर, IQ एयर और ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का जो है मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको हमने ढेर सारी बातें बताई, सबसे प्रदूषित, और ये कारण भी हमने समझा दिया आपको। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।